नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बातचीत करेंगे बिहार के प्रख्यात लोक नर्तक और कला मर्मज्ञ विश्वबंधु जी को मरणोपरांत 2026 में पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए असाधारण काम किया है। और ऐसे में उनका ये जो पूरा कार्यकाल रहा, जिस तरह से उन्होंने कला का संरक्षण और संवर्धन किया, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। विश्वबंधु जी की धर्म पत्नी इंदु कुमारी जी और उनके मानस पुत्र कहे जाने वाले जितेंद्र कुमार जी। स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम में। बातचीत का सिलसिला इससे पहले कि आगे बढ़ाएं, देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट जो कि विश्वबंधु जी के लोक कला के संवर्धन और किस तरीके से वो लोक कला को लेकर के पैशनेट थे, इसको लेकर के जुड़ी हुई है। देखते हैं। कुछ लोग कलाकार होते हैं पर कुछ कला ही बन जाते हैं। विश्वबंधु जी उस दौर के बहुत बड़े नर्तक थे। ऐसे नर्तक कभी कभी ही पैदा होते हैं। नृत्य इनके रेशे रेशे में थी। उनके नृत्य में बिहार की मिट्टी और यहाँ की परंपरा का गहरा समावेश था। उन्होंने बिहार के लोक नृत्य को नई दिशा दी है। उनकी कला यात्रा बिहार से शुरू हुई और समूचे देश में फैल गई। उन्होंने साबित किया कि कला को कभी देश, धर्म, जाति, काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। गुरु विश्वबंधु जी नृत्य के ऐसे संत थे जिनकी गति में साधना थी। Whose every step told a story। जिनका जीवन नृत्य था और नृत्य ही उनका जीवन। तेईस नवंबर 1930 में जन्मे गुरु विश्वबंधु जी ने नृत्य को महज कला नहीं, अभिव्यक्ति का माध्यम माना। वे ऐसे समय पर मंच पर उतरे जब नृत्य को पुरुषों के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था, पर उन्होंने हर बाधा को तोड़ा और अपने पग प्रहार से समाज की चेतना को झकझोर दिया। देखिए हम कथकली की सिखा ते उमिता ते उमिता ते ता ते का दिगिना तो इत्ता इत्ता ते इस सारे नृत्य में आता है। तो ये होता है। अब जैसे कथक डांस थोड़ा बहुत हम सीखे थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। छुम छुम चलन नाच तकी धड़को पीछे लगे हाथ कटक पिचकारी बात इते उते राधा प्यार धर नहीं पावत कृष्ण मुरारी ताते ते ताते तंत्र ते ते तंत्र ते ते तंत्र। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गहराइयों में डूबकर उन्होंने परंपरा को नए आयाम दिए। मणिपुरी हो या कथकली, छौ हो या भरतनाट्यम, लोक नृत्य हो या नवाचार, गुरु विश्वबंधु जी ने हर रूप को अपने भीतर समेटा। सैकड़ों नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन किया। 1997 में पहली बार इन्होंने ही बिहार गौरव गान का निर्देशन किया, जिसे आज भी दुनिया भर में प्रदर्शित किया जाता रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको एगो कार्यक्रम करना है, निर्देशन देना है। हमकी क्या तो बिहार गौरव गान हमकी हमसे होगा तो नहीं, आप कर सकते हैं। पहली लाइन दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोनी माटी का बिहार। हमको लगा कैसे करेंगे दिशा दिशा, तो बगल वाली कोठरी में उनके चले गए और ध्यान मग्न हो गए। जैसे मालूम पड़ा कि अपने से हाथ खुल गया। दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोनी माटी का बिहार। उनका प्रदर्शन केवल मंच पर नहीं, दर्शकों के हृदय में होता था। उन्होंने नृत्य को सामाजिक संदेश का माध्यम बनाया। उनके नृत्य प्रस्तुतियों में समाज सुधार, नारी सम्मान, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे रचे बसे रहते थे। नृत्य उनके लिए केवल सौंदर्य नहीं था, वह एक आंदोलन था। उन्होंने लोक नृत्य में सृजनात्मक प्रयोग कर लोक नृत्य को एक सौंदर्य प्रदान किया, जो आम जन में काफी लोकप्रिय हुआ। बल्कि नए लोक गीतों की रचना पर भी नृत्य तैयार किया। इनके नृत्यों में शास्त्रीय मुद्राओं तथा आकृति का भी समावेश होता था। चूंकि इनके गुरु उदय शंकर जी रहे, इस कारण भी इन्होंने लोक नृत्यों में रचनात्मक प्रयोग कर उसे हमेशा नवीनता प्रदान करने का प्रयास किया।
गुरु विश्वबंधु जी एक आदर्श गुरु भी थे। उन्होंने सैकड़ों शिष्यों को नृत्य की निःशुल्क दीक्षा दी और हर शिष्य में अपनी कला की चिंगारी बोई। उनका मानना था, नृत्य तब तक अधूरा है जब तक वह केवल देह की गति है, उसे आत्मा की अभिव्यक्ति बनाओ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को गौरवान्वित किया। अनेकों पुरस्कार, मान पत्र और सम्मान उनकी झोली में आए, पर वे हमेशा कहते रहे, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दर्शकों की आंखों का आशीर्वाद होता है। 30 मार्च 2025 को यह थिरकती आत्मा अनंत यात्रा पर निकल गई। पर हर वो मंच, हर वो छात्र, हर वो ताल आज भी कहता है, आपकी लय, आपकी छाया, आपकी सीख आज भी हमारे बीच जीवित है। नृत्य मुख नहीं होता, वह आत्मा की भाषा है। गुरु विश्वबंधु जी ने इस भाषा को बोलना सिखाया। हम नमन करते हैं उस कलाकार को जिन्होंने जीवन को नृत्य बनाया और नृत्य को जीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार। बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो आम लोग हैं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो जमीन से जुड़ करके आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन तक अब पद्म अवार्ड जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? सही बात है। इसके पहले तो कोई जानता भी नहीं था। जब ये डांस करते थे तो गांव में कोई पसंद नहीं करता था इनको, घर में ईंटा पत्थर भी मारते थे लोग। और अब तो श्री नरेंद्र मोदी जी के इसमें इनको इतना बड़ा अवार्ड मिल गया है, तो बहुत बड़ी बात है। अब आगे मतलब क्या कहें, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने नृत्य के लिए। पढ़ाई भी मतलब पूरा नहीं कर पाए, टीचर बने वो भी पूरा नहीं कर पाए, भाग आए नाच के लिए, बस डांस करना है, डांस करना है उनको। इसके लिए कलकत्ता भी भाग गए बिना पैसा के, वहाँ जाके उतना संघर्ष किए, उदय शंकर जी के साथ डांस किया इन्होंने, सीखा उनसे, फिर पैसा खत्म हो गया, वापस आ गए। संघर्ष ही संघर्ष रहा है जीवन में, लेकिन फिर भी लोक कला को बहुत ही आगे बढ़ाए। और आज तो उनको जानते ही हैं सब, पूरे बिहार क्या पूरे भारत में उनको सब जानने लगा है। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वबंधु जी ने क्या कुछ काम किया। कहा जाता है कि लगभग 5000 से ज्यादा जो शिष्य हैं वर्तमान में उनके मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, जो नृत्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कृतियां रही? विश्वबंधु जी ने सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग हुआ करता था उस समय, अभी उसको हम लोग केंद्रीय संचार ब्यूरो के नाम से जानते हैं। उनके मन में लोक कला को लेकर के एक ही बात थी कि एक तो कि लोक कला का उत्थान और उस लोक कला के माध्यम से देश की सेवा। इसके लिए उन्होंने संस्था बनाई सुरांगन, और भारत सरकार से उन्होंने पंजीकृत कराया। भारत सरकार से पंजीकृत करने के बाद भारत सरकार के जो भी नीति आती थी, चाहे वो परिवार कल्याण हो, दहेज विरोध पे हो, सामाजिक कुरीतियां जो भी है, जैसे शराबबंदी हो, आज शराबबंदी है लेकिन उस जमाने में वो शराबी का संकल्प नृत्य करते थे, जो लोगों के द्वारा मतलब ऐसे नृत्य के बाद कई घरों में बदलाव देखा गया। सांप्रदायिक एकता को लेकर राम रहीम नृत्य नाटिका था उनका, मनोरंजक को लेकर के तिलोत्तमा नृत्य नाटिका था, हिरन हिरनी था। तो इन सब को लेके वो समाज से जोड़ते थे और समाज डायरेक्ट उसको ये करते थे। उसके माध्यम से ही इन्होंने 5000 से अधिक इन्होंने रंगमंच, मतलब वो ग्रामीण स्तर जिसको कहते हैं, एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारे गुरुजी, उनके साथ हम भी और हमारे जैसे तो कई शिष्य उनके, मतलब हम तो बहुत बाद में जुड़े हैं, 92 मैं में भी उनके साथ जाती थी जुड़े हैं। उनके साथ नृत्य करने। हाँ, सारा किया तो हुआ जब है। पुरानी टीम चाची जी वगैरह जाती थी तो मुझे पता है उस वक्त सुनते हैं गुरुजी के मुंह से, हम सुनते थे कि एक बार जब निकलते थे वो तो 30-30, 40-40 दिनों के लिए बाहर रहते थे, और सरकार की जो योजनाएं थे उनको वैसे लोगों तक पहुंचाना और मनोरंजन के माध्यम से पहुंचाना कि लोगों को आसानी से पहुंच जाए वो।
एक तो लोक कला का संवर्धन हो रहा है और उसके माध्यम से जनमानस में ये बात बहुत आसानी से ग्रहण कर रहे हैं कि सरकार उनको क्या कहना चाह रहा है। वहाँ अखबार नहीं पहुँचते हैं, वहाँ टीवी नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ हमारे गुरुजी पहुँच के उस ज़माने में नृत्य किया करते थे। ऐसी ऐसी जगह की बैलगाड़ी से जाना पड़ता था हम लोग को, जी। कोई साधन नहीं मिलता था। हुँ। ऐसे ऐसे गांव में जाके हम लोग प्रचार करते और थे। वहाँ रहने वगैरह की कैसे हाँ, व्यवस्था वही करते गांव वाले ही करते थे सब कुछ। थे? हाँ, 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 खाना मतलब पीना आप जब समझ लीजिए कि एक तरह का कैंप लगता था, जहाँ हमारे 12 सुरांगन संस्था के 12 कलाकारों की टीम थी, 10-12 कलाकारों की टीम थी और 7-8 ट्रंक जाते थे साथ में, जिसमें स्टेज के सारे सामान, लाइट्स, पर्दे और टेक्निकल बहुत सारा वो साउंड, ये सब जाते थे और दिन भर वो लोग कैंप करते थे वहाँ, दिन भर जहाँ लोगों से वो एक रिलेशंस बनाते थे और शाम के समय संध्या में 6 बजे से 2 घंटे का 3 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जहाँ सारे गाँव वाले लगभग 1000-2000 जितने लोगों की भीड़, उसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब बहुत ही एक समय प्रसिद्ध रहा ये। जी। गीत और नाटक प्रभाग में काफ़ी चर्चा रहती थी इस सुरांगन टीम की। भारत में भी कहीं इस तरह का कोई कार्यक्रम भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो सुरांगन की टीम को बुलाया जाता था, विश्वबंधु जी को बुलाया जाता था। विश्वबंधु जी को सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में नौकरी के लिए भी इनकी जो डांस स्टाइल था, इनका उदय शंकर स्टाइल जो था, वो देख के काफ़ी लोग प्रभावित थे। इनको उसमें नौकरी के लिए ऑफ़र भी मिला, लेकिन इन्होंने कहा कि सर हम नौकरी करेंगे तो आपकी तरह मेरा पेट निकल जाएगा मुझे कुर्सी पे बैठे-बैठे, इसलिए मुझे जनता तक पहुँचना है, तो मैं कलाकार के रूप में ही ठीक हूँ। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि विश्व बंधु जी जो हैं, वो खास करके डोमकच जो कि बिहार का लोक नृत्य है, उसको लेकर के उसके संवर्धन के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी चाहिए होगी कि डोमकच होता क्या है और बिहार और के अलावा कहाँ-कहाँ इसे परफ़ॉर्म किया देखिए, डोमकच जो है, वो बहुत पुरानी संस्कृति हम लोगों की रही है। बहुत पहले शादी-ब्याह के अवसर पे हम लोगों का बारात जाया करता था, लड़कों का बारात लड़कियों के घर में जाया जाता था और उस वक़्त घंटे 2 घंटे की शादी नहीं होती थी, 15-20 दिनों शादी में लगते थे, एक शादी में महीनों दिन लगते थे, लेकिन जब बारात जाती थी तब भी 2-3 दिन लगते थे। तो और बारात में सिर्फ़ पुरुष ही जाते थे, तो जब पुरुष जाते थे तो ये पूरा का पूरा गाँव लगभग पुरुषों से खाली हो जाता था और ऐसी स्थिति में 2 बातें होती थी। एक कि पुरुष विहीन गाँव हो जाता था, उनको डर होता था, महिलाओं को, चोर डकैत को मौका मिल जाता था आने का और दूसरा कि महिलाएँ भी वही 1-2 दिन ऐसा होता था जब अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानती थीं। तो इसका 2 डोमकच का 2 एक कारण रहा कि एक तो अपनी स्वतंत्रता को खुलकर जीना कि भाई पुरुष प्रधान समाज है जहाँ स्त्रियाँ हमेशा पुरुषों के सामने कुछ नहीं कर सकती है, हमेशा घर में बड़े-बुजुर्ग हैं। तो वो दिन, वो रात होता था जब वो अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र समझती थी और उस स्वतंत्रता में जो मन में आए वो करती थी। दूसरा कि रात भर उनको जागना होता था चोर डकैत से रक्षा करने के लिए। तो इसी कारण से वो डोमकच का जन्म हुआ कि सारी औरतों ने मिलकर तय किया कि हम लोग मनोरंजन करेंगे और मनोरंजन में करते-करते ही कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई, कुछ कहानियाँ बनी उन लोगों की आपसी, जिसमें कोई चोर बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई डोम बनता है, कोई डोबिन बनता है और उसी को नाम दिया गया डोमकच। तो ये हमारे बिहार की संस्कृति है जो अब लगभग लुप्त हो गई है। अब बारात जाती भी है तो बारात में महिलाएँ साथ जाती हैं और बारात तुरंत लौट के भी आ जाता है। तो अब वैसा चोर डकैत का खतरा भी नहीं है हमारे देश में, अब डकैतों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही लुप्त प्राय है, लेकिन उसके जो कुछ गीत हैं जो संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। भारत सरकार का ही एक केंद्र है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो उन्होंने इसके विकास को देखते हुए गुरुजी को उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसका नाम था गुरु शिष्य परंपरा योजना। गुरु शिष्य करके ऐसा कुछ योजना था, जिसमें स्पेशली डोमकच नृत्य के विकास के लिए उन्होंने एक परियोजना बनाया था कि आप इस नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए कई शिष्य तैयार कीजिए। मुझे याद है कि लगभग ये 2000 के आसपास का घटना है, मैं भी उस समय में था। मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग संगीत वगैरह के लिए पुरुषों को उसमें शामिल करते हैं कि म्यूजिक पक्ष हमारे पुरुष जाते हैं। तो डोमकच उस समय तैयार किया गया था, गुरुजी के निर्देशन में ही लगभग 1 साल का प्रोजेक्ट था, उसमें कई शिष्य इनके तैयार हुए, उसकी प्रस्तुति हम लोगों ने रिपब्लिक डे फ़ोक डांस फेस्टिवल दिल्ली में भी किया
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में भी किया और भारत भर में कई बार किया। इनफैक्ट दूरदर्शन से भी वो चला। पटना दूरदर्शन एक शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है हम लोगों का, हुआ करता था महेंद्रू में। तो वहाँ से भी इसकी रिकॉर्डिंग हुई और वो दूरदर्शन से प्रसारित हुआ 2 एपिसोड में, पूरा डोमकच। जी। अच्छा, विश्व बंधु जी ने लोक नृत्य के संरक्षण के लिए क्या कुछ काम किया है, थोड़ा उस पे भी एक बार प्रकाश डालें। जी। राइट। विश्व बंधु जी ने लोक नृत्य जो देखिए, जो बिहार में एक बोला जाए लोक नृत्य, तो बिल्कुल खोजने की ज़रूरत है, चिंतन और उसका रिसर्च की ज़रूरत है। विश्व बंधु जी ने वो किया। जो नॉर्मल लोक नृत्य है, जैसे डोमकच जो महिलाएँ करते हैं, उसी नृत्य को यदि जस के तस स्टेज पर रख दिया जाए, तो वो नृत्य नीरस होगा, देख नहीं पाएँगे। ओरिजिनल जो जट-जटिन है, वो नीरस होगा, देख नहीं पाएँगे। तो विश्वबंधु जी ने जब उदय शंकर जी से नृत्य की शिक्षा ली, तो उनके दिमाग में एक नया चीज प्रवेश किया, वो है रचनात्मकता। तो इन्होंने लोक नृत्य में रचनात्मकता का अपना अपनी रचनात्मकता वो उसमें दी। उसमें शास्त्रीय नृत्य, सृजनात्मक नृत्य सब मिला के उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। लेकिन विश्वबंधु जी एक चीज का ख्याल रखे गुरुजी हमेशा, कि कैसे वो उसकी मौलिकता बनी रही। आज मॉडर्निटी में क्या होता है कि सब इंस्ट्रूमेंट भी लोग नष्ट कर देते हैं, ट्यून क्या का क्या कर देते हैं। इन्होंने वो नहीं किया, ये पूरा उदय शंकर जी से प्रेरित थे। और उदय शंकर जी ने जो किया, उदय शंकर जी भी वही किए, विदेशों में रह के विदेशों की चीज को सीखा, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंडियन संगीत और इंडियन डांस के साथ उन्होंने एक नए सृजनात्मक नृत्य की रचना की। तो इन्होंने उसी सृजनात्मकता को अपने लोक नृत्य में इन्होंने समावेश किया, और तभी ये लोक नृत्य लोगों को बहुत प्रभावित करने लगा। इन्होंने जो नृत्य नाटिकाएं की रचना की, धरती के भगवान, मेहनत की जीत, ये हम्मर हिमालय, चीनी आक्रमण के समय इन्होंने एक मगही नृत्य नाटिका तैयार किया था जिसका नाम था ये हम्मर हिमालय, 1962 में। उसमें मुझे याद है चाची जी के विषय में भी मैं सुनता था कि उस समय एक आया था भारत सरकार का कि नेहरू जी ने आह्वान किया था कि सोना दान दो, ऐसा कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था। तो ये नृत्य नाटिका करते थे, ये हम्मर हिमालय, ये हम्मर धरती, ये आसमान हम्मर रे। और उससे प्रभावित होकर के लोग उस गीत में, इतना मार्मिक गीत है, गीत चाची आपको याद है वो, धानी सोना के गहन में उतार दे हाँ ना। हाँ हाँ, तो क्या तो पूरा। हाँ, एक गीत था, धानी सोना के गहनमा उतार देहु ना, अपन सोनवा से देश के संवार देहु ना। ये गीत सुरांगन के कलाकार गाते थे, और लोग आंखों में आंसू भर भर करके जिनसे जो हो पाता था वो दान देते थे। और हम लोगों ने भारत सरकार मैंने सुरांगन संस्था के तरफ से बहुत कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में डाला गया। तो मैं लोक नृत्य की बात कर रहा था। तो उसी लोक नृत्य में इन्होंने एक बहुरा गोढ़ी ने एक लोक गाथा है, वहां से भी इन्होंने एक नया नृत्य की संरचना की, जिसको आज बिहार के सारे लोग कमला पूजा षटचक्र अग्नि नृत्य के नाम से जानते हैं। तो ये लोक नृत्य तो उसको तो मतलब उसका संवर्धन कर ही रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने नए लोक नृत्य की रचना भी की। कमला पूजा, षटचक्र अग्नि नृत्य या डोमकच जैसे जो बिल्कुल लुप्त हो रहे थे, उसको इन्होंने जमीन पर लाया। अभी कमला पूजा आप देखेंगे सारे लोग करते हैं यहाँ पे, तो वो उसको लोक नृत्य का एक तरह से वो मिल गया है। क्योंकि लोक नृत्य मतलब जब उसको करने वाले लोग पहचान में नहीं आए, तो वैसे ही लोक नृत्य होता है, करते करते जमीन पे आता है। तो इन्होंने लोक नृत्य में वही किया कि लोक नृत्य में इन्होंने सौंदर्यीकरण डाला। उसके जो गंवारूपन है उसमें थोड़ा सौंदर्य बोध इन्होंने कराया, ताकि ये आम जन तक बहुत आसानी से पहुंच सके। आज चूंकि जो दौर है वो टीवी का है, मोबाइल का है, और हम देखते हैं कि जो युवा है वो इन फैसिनेटिंग चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में लोक नृत्य को बढ़ावा देना कितना चैलेंजिंग है, और क्या कुछ आप या सुरांगन संस्थान के द्वारा किया जा रहा है युवाओं को अट्रैक्ट करने? देखिए, चैलेंजिंग तो दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं, सब काम चैलेंजिंग ही है। अब इन्होंने लोक नृत्य चुना तो उसमें ही चैलेंजिंग है। हमारे जैसे पत्थर को उन्होंने तराश के एक लोक कलाकार बना दिया। मैं बिल्कुल ही कला से दूर, चाची जी जानती हैं कि मैं कितना बेताला बेसुरा आज भी हूँ। लेकिन ये गुरुजी की कृपा रही कि उन्होंने हमारे जैसे कला को खोज के हम लोगों के अंदर उन्होंने प्रतिभा को पहचान के गढ़ा। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे कई सैकड़ों कलाकार हैं
जो नृत्य के क्षेत्र में आज नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में नौकरी कर रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग तो है। लेकिन उस ज़माने से नृत्य ये निःशुल्क सिखाते रहे। न सिर्फ निःशुल्क सिखाते रहे, बल्कि हम लोगों को ये पॉकेट मनी भी देते रहे। उनकी जो आय थी, अपने आय में से कुछ हिस्सा हम कलाकारों के लिए देते रहे, ताकि हम भी कलाकार बन सकें, लोक कला को जीवित रख सकें, ये उनका ये था। और मैं भी उनके इस उद्देश्य को पूरा करने में लगा हूँ। आज भी हमारी संस्था जो है लोक कला सिखाने के लिए, लोक नृत्य सिखाने के लिए किसी बच्चों से फीस नहीं लेती है, उल्टा उनको छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है। हम लोग विश्व बंधु जी के नाम पर ही एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। जो बच्चे, नए बच्चे लोक नृत्य सीखने के उत्सुक हैं, उनको हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं। और अभी जगह-जगह पटना के, बिहार के तमाम स्कूल, कॉलेज में उनके नाम पर ही, विश्व बंधु गुरु जी के नाम पे मैं खुद जा करके लोगों को लोक नृत्य सिखाता, दिखाता हूँ, जागरूक करता हूँ, फिर उनको आमंत्रित करता हूँ, जो लोग उसमें से इंटरेस्टेड होते हैं, आके सीखते हैं, फिर मैं उनको छात्रवृत्ति भी देता हूँ और ये मार्गदर्शन भी देने का प्रयास रहता है कि भाई, भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसी नीति है, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, जिसके वजह से आप लोग कलाकार बन कर के धनोपार्जन कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि लोग ये समझते हैं कि नाच गाने से क्या होगा, नृत्य कला या कला जगत से आर्थिक लाभ नहीं है। तो ये बात ऐसी है नहीं, ऐसी बात हमें लोगों को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हम लोगों के लिए, नए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना बनाई है। थोड़ा और ट्रेंड हो जाते हैं उनके लिए फेलोशिप योजना बनाई है, सीनियर फेलोशिप बनाई है, इस तरह के अवार्ड्स आते हैं। लेकिन ये बात उन युवाओं तक पहुँचाने के लिए कार्यशाला, सेमिनार, ये ज़रूरी है कि हम लोग उन बच्चों तक पहुँच सके, उनको एटलीस्ट बता सके कि ये है। बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन उनको रास्ते नहीं मिलते हैं और गार्जियन उनको बंद कर देते हैं कि नृत्य और गाने से कुछ होगा नहीं, तो तुम पढ़ाई-लिखाई करो। मजबूरन बच्चे पढ़ाई-लिखाई में जाते हैं और कोई दुकान खोलते हैं, कोई कुछ करते हैं। लेकिन उन तक सही बात पहुँचाना, ये हम कलाकारों का भी दायित्व है कि हम लोग उन तक जाएँ। एक चीज, अगर ऐसी कोई चीज आपको याद हो जो कि ये बताती हो कि कितना समर्पित थे विश्व बंधु जी कला को लेकर के, कोई ऐसा कोई वाकया कोई आपके जहन में हो, कोई ध्यान हो? जी। अ, मैं था नहीं, मैं जो भी बता रहा हूँ उनके मुँह से ही, जितना समय मैंने उनके साथ गुज़ारा और उनके जितने किस्से कहानियाँ मैं दूसरे से के मुँह से सुनता रहा, उनके जूनियर से और उनके कुछ सीनियर से भी मेरा सानिध्य, चूँकि मैं 24 घंटा फुल टाइमर अपने गुरुजी के पास था। मैं शायद पटना में अंतिम कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसा शिष्य था जो गुरु शिष्य परंपरा में मैंने नृत्य सीखा और 24 घंटे चाची जी हमको खाना बना के खिलाती थी, वहीं पे सेवा करता था मैं गुरुजी का। तो उसी में जो कहानियाँ मैंने सुना था, उसमें एक वक़्त की बात है कि ये लोग जमशेदपुर की तरफ कहीं टीम लेके गए थे। रात में खाना-वाना खा के सारे कलाकार जिस तरह प्रोग्राम करके आते हैं, खाना-वाना खा कर के सो जाते हैं। सब लोग सो गए, थोड़ी देर हुई, कोई जागे तो देखे कि गुरुजी अपने बिस्तर पे नहीं है। भाई खोजने लगे कि कहाँ है, कहाँ है? और वो पूरा आदिवासी बेल्ट था। तो गुरुजी के ही एक मित्र थे और सुरांगन संस्था के सचिव भी थे, गौर कुमार गोस्वामी, अभी भी हम लोगों के साथ हैं। वो भी 95 वर्ष उनकी भी उम्र हो गई। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि हम लोग जब सो रहे थे तो कहीं से आदिवासियों के संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि विश्वबंधु जी हो न हो वहाँ होंगे, हम लोग को वहाँ ढूँढना चाहिए। और जब ये लोग रात में टॉर्च लेकर के आदिवासियों के बीच पहुँचे तो देख रहे हैं कि विश्वबंधु जी आदिवासियों के बीच में हाथ में हाथ डाल कर के नृत्य कर रहे हैं। तो ये उनका सीखने की तरफ था। जुनून था बहुत ज़्यादा। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। हाँ, अच्छा, फिर जो बिहार सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कला के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए कई सारी चीजें की जा रही हैं। तो आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा और क्या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, सरकार के द्वारा कार्यक्रम तो बहुत है। बिहार सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम की कमी नहीं है। कार्यक्रम की रचना इस सरकार में काफ़ी हुई है कलाकारों के लिए। काम की कमी नहीं है, सरकार के पास योजना भी बहुत अच्छी-अच्छी है। लेकिन उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन होने में मुझे लगता है सरकार को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि यदि ये योजना है तो हमारा ये योजना कितना कारगर ज़मीन पे सिद्ध हो रहा है।
अभी कार्यक्रम भी बहुत सारे बिहार सरकार के चल रहे हैं, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी अभी हमारे जो सरकार जो अवार्ड दे रही है, वो बिल्कुल ज़मीन से उठा के ऐसे-ऐसे लोगों को जिन्होंने ज़मीनी काम किया है, वैसे लोगों को दे रही है। लेकिन मिलने के बाद क्या उनको सम्मान के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सरकार देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है? उनका आगे के कार्यक्रम के विषय में उनका वो अपडेट ले रही है कि नहीं ले रही है? ये मुझे लगता है कि ये एक सुझाव हमारी तरफ से है कि सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि हम जिनको सम्मान देते हैं, उसके बाद उनको सम्मानित कार्यक्रम उन कलाकारों को प्राप्त होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूरदर्शन के साथ में जुड़े और अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।